गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा बेटा आप जानते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है और हमने जो है वो लिचेट-लियस प्रिंसिपल जो है वो पढ़ लिया था और उसके डिफरेंट केसेस भी जो है वो भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो आई होप दैट यू पीपल फाउंड दैट वीडियो यूजफुल और उसने आपकी हेल्प भी कर दी कि आप कैसे डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ते हो किस पर, इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, अब बेटा जो हमारे पास इस चैप्टर का जो आप कह सकते हो एक लास्ट टॉपिक है दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। नाउ एज वी नो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब एक ही सबस्टेंस के दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाए, जैसे हम मान लें वाटर। वाटर जो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। अब सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स अलग हैं लेकिन सबस्टेंस एक ही है H2O। तो जब उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा दैट इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। या फिर अगर एक ही सबस्टेंस के दो एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स के बीच में भी अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कार्बन का ही डायमंड और कार्बन का ही ग्रेफाइट, उन दोनों के बीच में अगर इक्विलिब्रियम आ जाए so we will call again that as physical equilibrium. Although both the two are in the solid state, yet being the allotropic forms of carbon, we will call that equilibrium as physical equilibrium. तो अब हमें यहाँ पर एक रिलेशन डिराइव करनी होगी और ये देखना होगा कि अगर एक फिजिकल इक्विलिब्रियम पर हम फैक्टर्स को चेंज करें तो उससे क्या असर पड़ता है। सो आई होप यू विल फाइंड दिस इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ में हम फेज डायग्राम का भी एक थोड़ा सा ओवरऑल ब्रीफ लेंगे और उससे भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। वी विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए बेटा, तो हमारे पास है बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वी हैव फिजिकल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट डू वी मीन बाय फिजिकल इक्विलिब्रियम? हम कहेंगे बेटा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड between two different states, between two different states of the same substance, two different states of the same substance is known as physical equilibrium. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम यही चीज कंसिडर करें, वी कैन राइट इट लाइक दिस, ए सॉलिड और इसका इक्विलिब्रियम बेटा आ जाए किससे, ए लिक्विड से। ठीक है, अब सबस्टेंस बेटा दोनों में ए ही है लेकिन एक टाइम पर ये सॉलिड स्टेट में है और दूसरे साइड पर ये लिक्विड स्टेट में है। और जिस टेम्परेचर पर ये दो इक्विलिब्रियम में होते हैं बेटा, वी नो दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जाना मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब बेटा इसी तरीके से आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए लिक्विड और चाहो तो यहां से लिख सकते हो ए वेपर, वी स्टैंड्स फॉर वेपर। और जिस टेम्परेचर पर ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है दैट वी नो इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये दो चीजें बेटा यहां पर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा वी विल से सच अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब बेटा मैं आपको यहां से दूसरी चीज भी बताना जरूरी समझता हूं कि एक टर्म होती है बेटा दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। बिफोर वी विल डाइव इनटू दिस, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम जिसको बेटा Vm से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर वॉल्यूम लाइक दिस। ठीक है, तो सिंपल है बेटा, इट इज द वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम occupied by 1 mole of a substance। एक सबस्टेंस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। नाम से ही बेटा पता लग रहा है मोलर वॉल्यूम, 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। तो अगर मैं अब आपसे कहूंगा कि तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में, अगर मैं वाटर की ही बात करूंगा या किसी सबस्टेंस की बात करूंगा जो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और गैशियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेट अस सपोज बेटा क्या कि उसके तीनों फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है और तीनों फॉर्म्स का हमारे पास एक एक मोल अवेलेबल है। सो कैन यू थिंक अबाउट दिस कि तीनों स्टेट्स में से किसका मोलर वॉल्यूम ज्यादा होगा? क्या लिक्विड फॉर्म का मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है, सॉलिड फॉर्म का मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है कि गैशियस फॉर्म का? तो बट ऑब्वियस है बात बेटा कि अगर मैं कह रहा हूं फॉर ए सबस्टेंस, ठीक है बेटा, द मोलर वॉल्यूम फॉलोज द ऑर्डर, मोलर वॉल्यूम फॉलोज द ऑर्डर। किस ऑर्डर में बेटा फॉलो करता है? तो वी मोलर जो सॉलिड का होता है वो लेस होता है
एज कंपेयर टू V मोलर जो लिक्विड का होता है, और वो कम होता है एज कंपेयर टू V मोलर जो गैस का होता है। जाहिर सी बात है बेटा, अगर आप किसी सबस्टेंस का 1 मोल लोगे गैसियस फॉर्म में तो उसका मोलर वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उसी सबस्टेंस का मोलर वॉल्यूम अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, और वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उसी सबस्टेंस का मोलर वॉल्यूम एज कंपेयर टू उसके सॉलिड फॉर्म से। तो सॉलिड फॉर्म का मोलर वॉल्यूम सबसे कम, फॉलोड बाय लिक्विड फॉर्म एंड देन फॉलोड बाय गैसियस फॉर्म। तो गैसियस फॉर्म का सबसे ज्यादा मोलर वॉल्यूम होता है। तो ये चीज आपको बेटा यहाँ पर ध्यान रखनी है, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे बढ़ना है आगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। अब जब हमने मोलर वॉल्यूम का ये कॉन्सेप्ट सीख लिया बेटा, और हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम का ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब मैं आपको यहाँ से एक और चीज दिखाता हूं दैट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। ठीक है, देखिए बेटा, देखो बेटा, आप जब कहते हो ना कि हमारे पास जब केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आता है ना, तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स बेटा हमें थर्मोडायनेमिक्स के भी अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसा कि अभी तक हम देखते भी आए हैं, क्लासेस में भी देख चुके हैं कि थोड़ा बहुत आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, इजंट इट? तो अब आपको यहाँ पर भी जब मैं इस फिजिकल इक्विलिब्रियम के रिलेटेड चाहूँ ना, तो आई कैन मेक यू राइट ए डेफिनेशन। एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा और वो फॉर्मूला से आप चीजें सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। बट आई डोंट वॉन्ट टू गो लाइक दैट। मैं चाहता हूं मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं कि ये इक्वेशन आई कहां से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा बहुत जो इसमें थर्मोडायनेमिक्स यूज होगा, आई होप कि आप उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग आप उसको ध्यान में रखोगे, और जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल जस्ट डिराइव ऑल दोज थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। राइट नाउ आप आपको उसको जैसे मैंने लिखा है एज इट इज ध्यान में रखना होगा, और इंशाल्लाह जब हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आएंगे तो हम वो प्रूव भी करेंगे आखिर वो कैसे आता है। ठीक, तो पहली चीज बेटा जो यहाँ पर आपको देखनी है फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए, हम पहले ये सीखेंगे कि वी नो दैट क्या हमें पता है बेटा, इक्वेशन है दैट इज G गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। दिस इज ए फंक्शन G इज इक्वल टू H माइनस TS। ठीक है, G इज इक्वल टू H माइनस TS। इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू v इंटू यू, y इज इक्वल टू v इंटू यू, और जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करते हो, अगर मैं कहूं इसकी डिफरेंशिएशन करो, आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो ना इसको ऐसे, dy बाई dx इज इक्वल टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ऐसे लिखते हो ना, चेन रूल। फिर आप चाहो ना बेटा तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, dx 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 कैंसिल, बेटा आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हो dy इज इक्वल टू v इंटू डी यू प्लस u इंटू डी वी। ये और ये दोनों एक ही है बेटा, तो यहां पर आपको डिविएट नहीं होना है। सो y इज इक्वल टू u इंटू v, सो यू कैन राइट dy, इसकी जगह लिखा dy, v एज इट इज, फिर आगे लिखा du प्लस u एज इट इज, और आगे लिखा dv। इवन दिस इज अ चेन रूल, क्योंकि नीचे जो होता है ना dx जिसको आप लिखते हो बेटा, वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा हमें यहां से भी लिखना है। क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं, लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग एंड आई एम श्योर कि आप इसको रिलेट कर पाओगे। देखिए बेटा, मैं इसको लिखता हूं बेटा ऐसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, आई कैन राइट dg इज इक्वल टू देखो बेटा यहां से क्या लिखोगे, dh माइनस यहां u इंटू वी रूल लगा दो, दिस विल बिकम, मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूं, t इंटू डी एस प्लस s इंटू डी टी। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ ऑल्सो बेटा यहां से आप ध्यान रखिएगा, ऑल्सो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स से बेटा आपको दो चीजें यहां पर और यूज करनी पड़ जाएंगी। पहली क्या चीज है बेटा, ये जो H है, H एंथैल्पी, ये बराबर होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए फर्स्ट लिख लूं, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। जरा बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करो, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे ये बनेगा ना dH इज इक्वल टू, बेटा ये बन जाएगा du प्लस यहां पर फिर से लग जाएगा ना u इंटू v, दिस विल बिकम pdv प्लस vdp, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास एक और हो गया। और ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा ये कहता है कि du इज इक्वल टू dq माइनस pdv। ये है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अब du इज इक्वल टू dq माइनस pdv, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। कीप इट इन योर माइंड एज सच। आई एम श्योर कि आप अभी भी थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ ही रहे हो, तो वहां से भी आपको ये पता चल जाएगा, और जब हमारा थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा तो वहां पर तो आपको उसको और डिटेल में भी पढ़ना है। सो du इज इक्वल टू dq माइनस pdv। जरा बेटा यहां से देखिए, मैं इधर से ही कर सकता हूं ना, du प्लस pdv इज इक्वल टू dq, है कि नहीं? अब बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिखो सेकेंड, इसको आप बेटा लिखो थर्ड। ठीक है, अगेन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, फिर से बेटा थर्मोडायनेमिक्स से हम एक और चीज भी जानते हैं। क्या चीज जानते हैं सर? फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स बेटा हम ये भी जानते हैं कि ds इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई t। चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई t। दिस एम्प्लॉइज बेटा dq इज इक्वल टू tds। सो दिस इज माई फोर्थ। ठीक है, सो यहां पर बेटा जो आपको ध्यान में रखना होगा, एक तो H, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये एंट्रोपी का फॉर्मूला। These three you need to keep in your mind. Right now I am again repeating myself. Just keep them in your mind and you will be able to gather more information. You will be able to uh, answer your questions if you just keep them in your mind right now. लेकिन जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आएंगे तो आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो बेटा देखो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यूजिंग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट। फर्स्ट में बेटा आप इसका इस्तेमाल कीजिए, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ। अब आप बोलोगे क्या यूज करना है? देखो बेटा dg आपके पास है, ठीक, dh के बदले क्या लिखोगे? du प्लस pdv प्लस vdp। तो आप लिखोगे du प्लस pdv प्लस vdp। ये बेटा इसके लिए लिखा। आगे माइनस, बेटा आगे माइनस से ऑपरेट भी करो, ये बनेगा ना माइनस tds, और आगे बेटा बन जाएगा माइनस s इंटू dt। ठीक है, यहां से देखिए बेटा आपके पास dg इज इक्वल, सी दिस, du प्लस pdv, du प्लस pdv। ये देखो बेटा du प्लस pdv वो किसके बराबर है? dq। बेटा मैं यहां पर भी dq डालूंगा। आगे बेटा आ जाएगा vdp माइनस, बेटा ये देखो tds वो किसके बराबर है? वो भी dq के बराबर है। और आगे है बेटा माइनस s dt। तो ये dq भी कैंसल। मेन इक्वेशन जो बेटा मेरे पास थी, dg इज इक्वल टू vdp माइनस s dt। दिस इज द इक्वेशन जो मुझे यूज करनी है फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं चाहता मैं ये इक्वेशन डायरेक्ट भी लिख लेता, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर तो ये बताया कि जो आपको आगे की चीजें याद रखनी है, ध्यान रखनी है इस वक्त, लेकिन बेटा इस इक्वेशन का आपको डेरिवेशन भी यहाँ से मिल जाएगा। सो वी हैव dg इज इक्वल टू vdp माइनस s dt। बेटा इस इक्वेशन को जरूर याद रखिएगा। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू v इंटू dp माइनस s इंटू dt। क्लियर? अब देखो इससे हमें करना क्या है। सो यहां तक बेटा हमने लिख लिया। हम जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो dg जो हमारे पास इक्वेशन आई, दैट dg इज इक्वल टू vdp माइनस s dt। ठीक, तो चलिए बेटा सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम इस इक्वेशन को ध्यान रखते हैं। नाउ बेटा जो अभी हमने इक्वेशन निकाली उसी का इस्तेमाल हमें सीखना है। dg इज इक्वल टू vdp माइनस s dt। दिस इज द बेसिक इक्वेशन। अब बेटा मुझे दो कंडीशंस का इस्तेमाल करना होगा। पहली बार मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूंगा, और अगली बार बेटा मैं करूंगा कांस्टेंट प्रेशर की बात। हमें कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर की बात करनी है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट गो विद एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो dt किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है बेटा तो dt किसके बराबर? dt जीरो के बराबर। तो देयरफॉर बेटा मेरे पास dg किसके बराबर आएगा? vdp। dg बराबर आएगा vdp के बराबर। ठीक है, अब यहां से बेटा दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखनी है यहां से। लेट मी नेम दिस इक्वेशन एज, चूंकि बेटा हम पीछे 4 लिख चुके थे, हम इसको 5th लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 5th। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहीं से आप करो बेटा dg बाई dp
dg/dp, और देखो मैं कैसे इसको लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं t, और बेटा वो बराबर है ना सिर्फ v के, उसी को बेटा हम लिख देते हैं vm, जिस मोलर वॉल्यूम की मैंने आपसे बात की थी। सो dg/dp, सर ये नीचे t क्या लिखा बेटा, चूंकि ये कंडीशन कौन सी चल रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर, इसीलिए सबस्क्रिप्ट में जो t लिखा है ना, इसका मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन है ये। सो dg/dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर t इज इक्वल टू vm। यहां पर चाहो तो बेटा आप लिख सकते हो वेयर vm इज व्हाट, इट इज मोलर वॉल्यूम, इट इज मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं आपसे कहता हूं बेटा कि हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है, हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, और ये ग्राफ होगा बेटा बिटवीन G एंड P। दिस ग्राफ विल बी बिटवीन G एंड P। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। देखो बेटा कैसे आएगा, नाउ वी नो, हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा, हम किसको करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे फिफ्थ, पांचवी इक्वेशन को बेटा हम इंटीग्रेट करेंगे। उससे हमें क्या पता चलेगा, जाहिर सी बात है बेटा, जब G और P के बीच में आपको एक ग्राफ डालना है, आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना वेरिएशन कैसा है, क्या ये स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, क्या ये पैराबोलिक है, क्या ये क्यूबिक हाइपरबोला है, क्या ये सर्कुलर है, वो निकालने के लिए वही बेटा हम यहां से करेंगे। देखो मैं इसको इंटीग्रेट जब करूंगा, इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dg इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इंटू dp, ठीक है बेटा। आपको पता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx वो तो x के बराबर है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dg बेटा ये g के बराबर बन जाएगा, ठीक है। आप बेटा यहां से क्या काम कीजिए, इसको v को बाहर ले आइए, v को बाहर ले आइए, और इंटीग्रेशन ऑफ dp बेटा अगर प्रेशर को देखेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, p, ठीक है। और प्लस बेटा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे ना बेटा, यहां पर g इज इक्वल टू Vp प्लस C, और अगर आप इस चीज को देखोगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे है सर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मेरे ग्राफ में G क्या है, Y, सो आई विल नेम दिस एज Y। मेरे ग्राफ में X क्या है, P, तो बेटा ये रहा X, और X के मल्टीपल में जो होता है वो होता है ना स्लोप, और स्लोप बेटा ये M, और बेटा ये हो गया C। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ Y इज इक्वल टू mx प्लस C। तो अगर आपको सर G वर्सेस P का ग्राफ डालना है, अगर आपको G वर्सेस P का ग्राफ डालना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। अब यहां पर बेटा ये C जो है ना, ये C जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आया, बिकॉज बेटा हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं की है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये ग्राफ कैसे आता है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमें पता करना है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है ना, फिजिकल इक्विलिब्रियम दो है, या तो सॉलिड लिक्विड के बीच में होगा या लिक्विड गैस के बीच में होगा। तो पहले हम करेंगे सॉलिड लिक्विड के लिए, और फिर हम करेंगे लिक्विड और गैस के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले बेटा क्या काम करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखो बेटा मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से है, ओहो, लेट मी राइट दिस एज, यहां से है बेटा सॉलिड, और बेटा यहां से है लिक्विड, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड है बेटा। जरा बेटा ये ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन। नाउ देखिए बेटा, यही ग्राफ आप कैसे दिखाते हो, लाइक दिस, ठीक। ये ग्राफ बेटा ऐसे आ जाता है। इनमें से बेटा, इनमें से दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इफ यू सी, पहले मैं आपको बता दूं, ये वाली जो लाइन है ये लिक्विड के लिए है, और नीचे वाली जो लाइन है ये सॉलिड के लिए है, ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली जिसको मैं ऐसे डैश करके कर रहा हूं, डॉटेड बना रहा हूं, ब्रोकन लाइन बना रहा हूं, ये ब्रोकन लाइन किसकी है बेटा, लिक्विड की, और ये जो सॉलिड लाइन है ये किसकी है, सॉलिड की, ठीक है। अब इस पॉइंट पर बेटा आप एनालाइज करो, इस पॉइंट पर, अगर आप इस पॉइंट पर बेटा एनालाइज कर रहे हो, यू विल फाइंड कि सॉलिड और लिक्विड दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी, दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, सेम है। मतलब बेटा इस पॉइंट पर तो डेल्टा जी जीरो है, और अगर कहीं पर भी डेल्टा जी जीरो आ जाए बेटा, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो बेटा यहां पर तो इक्विलिब्रियम है। और अगर आप नीचे आओगे बेटा, नीचे आओगे, व्हाट विल दिस कॉरस्पॉन्ड टू, दिस पॉइंट विल कॉरस्पॉन्ड टू इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। ये कौन सा प्रेशर है बेटा, इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब हमें क्या करना है सर बेटा, अब हम प्रेशर को वेरी करेंगे, अब हम प्रेशर को वेरी करेंगे, पहले इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज्यादा और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम प्रेशर से कम। कैसे करेंगे, देखिए बेटा याद रखिएगा, अभी हम सिर्फ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ना है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके लिए भी ग्राफ आ सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर सोचो, जब मैंने ये ग्राफ बनाया ना y इज इक्वल टू mx प्लस सी, क्या मैंने बोला ये सॉलिड या लिक्विड के लिए है,
कि लिक्विड या गैस, ये सबके लिए है। y इज इक्वल टू mx प्लस c इज फॉर ऑल द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। सर कौन से दो फिजिकल इक्विलिब्रियम? या तो सॉलिड लिक्विड का या लिक्विड गैस का, दोनों है ना। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे ही हम इसको प्लॉट करेंगे बेटा, और यहां पर एक चीज देखेंगे, देखो, इफ P इक्विलिब्रियम इज लेस देन P अप्लाइड प्रेशर। देखो बेटा, अगर आपने प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर से छोटा लगा दिया, मतलब आप कहां पर हो बेटा, ये है ना P इक्विलिब्रियम, आप लेफ्ट साइड में हो इसके, आप कोई भी प्रेशर लगाओ जो इक्विलिब्रियम प्रेशर से छोटा है, मतलब बेटा लेट अस सपोज दैट इज प्रेशर P1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप इसी प्रेशर P पर ऊपर जाओ दिस पॉइंट, एंड यहां से थोड़ा ऊपर जाओगे तो दिस पॉइंट। नाउ इफ यू सी बेटा, यहां पर और यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी के कितने वैल्यूज हैं? 2। जरा जब आपने ये डैशड वाली लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लिया बेटा, दिस इज G कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच स्टेट? लिक्विड स्टेट। और जो ये ऊपर वाला बेटा पॉइंट है, ये सॉलिड लाइन पर है, मतलब बेटा दिस इज G कॉरेस्पॉन्डिंग टू सॉलिड स्टेट। अगर हमने P इक्विलिब्रियम इज लेस देन P अप्लाइड, ओ सॉरी बेटा, मैंने गलत कर दिया। यहां पर आपको ये वाला लेना है, इफ P इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन P अप्लाइड, ये वाला लगा दो। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर मैंने लेस लगा था, मुझे वो वाला प्रेशर लेना था, उस साइड से प्रेशर, लेकिन मैंने वहां पर वो गलती कर दी थी। तो यहां पर P इक्विलिब्रियम जो है ना, पहली कंडीशन हम यही लेते हैं कि P इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन P अप्लाइड, मतलब आपने जो प्रेशर लगाया है वो इक्विलिब्रियम प्रेशर से कम है, मतलब बेटा मान लो वो P1 है। वो कौन सा है? वो P1 है। तो P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऊपर जब आप देखोगे, ये रही गिब्स फ्री एनर्जी, जो किसकी है? सॉलिड की। ठीक है, और ऊपर जब जाओगे बेटा, अगर आपने P इक्विलिब्रियम से कम लगाया है प्रेशर, तो आपके पास, नहीं मैंने शायद गलत कर दिया है, आई हैव डन इट रॉन्ग, तो मुझे इसके नीचे, इफ आई जस्ट डू दिस एंड देन दैट इज दिस वन। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर P इक्विलिब्रियम अप्लाइड प्रेशर से ज्यादा है, तो हमें उस मोलर वॉल्यूम की तरफ जाना है जिसका मोलर वॉल्यूम ज्यादा है। ज्यादा मोलर वॉल्यूम लिक्विड का ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो, इफ P इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन P अप्लाइड, अगर आपने अप्लाइड प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर से छोटा लगा दिया, जरा बेटा इस ग्राफ की तरफ अगर आप देखोगे, मुझे बताओ कौन सी गिब्स फ्री एनर्जी छोटी है? गिब्स फ्री एनर्जी लिक्विड वाली छोटी या सॉलिड वाली छोटी? जाहिर सी बात है बेटा, लिक्विड की जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो छोटी है, क्योंकि लिक्विड है ना सिर्फ इतना ही। ठीक है, और यहां से लेकर ऊपर तक जाओगे, दिस रेफरेंस टू द फ्री एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्टेट। अब बताओ बेटा, अगर अप्लाइड प्रेशर P1 जो कम है इक्विलिब्रियम प्रेशर से, मुझे बताओ किस स्टेट की, सॉलिड लिक्विड में से किस स्टेट की एनर्जी ज्यादा है? सॉलिड की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब बेटा इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? जहां एनर्जी ज्यादा है कि जहां एनर्जी कम है? जाहिर सी बात है बेटा, जहां एनर्जी कम है। और वो किसकी कम है? वो लिक्विड की कम है। अब देखना बेटा, इफ P इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन P अप्लाइड, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अप्लाइड प्रेशर इज लेस देन P इक्विलिब्रियम। अप्लाइड प्रेशर इज लेस देन P इक्विलिब्रियम। बेटा हम क्या कहेंगे? द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स, जरा बेटा कहां की तरफ हो जाएगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स। देखो बेटा, P इक्विलिब्रियम P अप्लाइड से बड़ा है, मतलब आपने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो छोटा है, तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? जहां एनर्जी कम है। जरा इन दोनों को देखकर मुझे बताओ बेटा, एनर्जी लिक्विड वाली लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग कम है कि एनर्जी सॉलिड वाली की कॉरेस्पॉन्डिंग कम है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, लिक्विड वाली की कॉरेस्पॉन्डिंग वो कम है। और अगर वो लिक्विड वाली की कॉरेस्पॉन्डिंग कम है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स किसकी तरफ? लिक्विड। और यहां पर आपने लिक्विड कहां दिखाया है? लिक्विड आपने दिखाया है फॉरवर्ड, हेंस वी विल से द लिक्विड विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन सवाल उठ सकता है बेटा, क्या सर अगर मैंने लिक्विड इस साइड से दिखाया और सॉलिड इस साइड से दिखाया, तब भी क्या यही होगा? बिल्कुल बेटा, तब भी यही सिचुएशन होगी, लेकिन उस टाइम पर हम कहेंगे द इक्विलिब्रियम विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अरे सर, यहां पर तो फिक्स ही नहीं है कि फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी, इसीलिए बेटा हम इसको ऐसे बोलते हैं, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स। बेटा हमें ये तो पता है, चाहे लिक्विड इस साइड से लिखा हो या उस साइड से लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इफ P इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन P अप्लाइड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इफ द अप्लाइड प्रेशर इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्रेशर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लिक्विड साइड। जरा बेटा लिक्विड का मोलर वॉल्यूम क्या था? सॉलिड से ज्यादा, इसीलिए बेटा हम लिखते हैं इफ P इक्विलिब्रियम इज लेस ग्रेटर देन P अप्लाइड, then the equilibrium will shift towards more molar volume.
मोर मोलर वॉल्यूम साइड, ठीक है ना। और मोर मोलर वॉल्यूम बेटा कौन सा है, लिक्विड ही है, तो वही तो लिक्विड की तरफ जा रहा है। अब आपने जब ऐसे लिखा है फिजिकल इक्विलिब्रियम सॉलिड से लिक्विड की तरफ, तो हम कहेंगे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैंने लिखा होता लिक्विड से सॉलिड, तो मैं बोलता वो आता कहां पर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। अब यहां पर देखो बेटा एक और कंडीशन, इफ पी अप्लाइड, अगर हमने जो अप्लाइड प्रेशर बेटा किया है वो ज्यादा है किससे, पी इक्विलिब्रियम से। इफ P applied is greater than P equilibrium, मतलब बेटा मैं कहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, this P2। अब आप देखो बेटा इसी P2 के ऊपर 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 जाओ, ये मिला बेटा सॉलिड का, और बेटा अगर और ऊपर जाओगे ये मिला लिक्विड का। तो अगर आपने अप्लाइड प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज्यादा लगा दिया है, तो किस स्टेट की एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड स्टेट की एनर्जी ज्यादा, और किसकी कम, सॉलिड की कम। तो हम कहेंगे इफ द अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम प्रेशर, the equilibrium shifts towards lesser molar volume side। हम क्या कहेंगे, the equilibrium shifts towards कहां पर बेटा, towards lesser molar volume side। I hope this is clear। lesser molar volume side का मतलब बेटा क्या, towards solid side। Is this clear? So this is very very important for solid liquid equilibrium। अभी हमें पढ़ना है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम भी बेटा, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ द अप्लाइड प्रेशर इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्रेशर, इफ द अप्लाइड प्रेशर इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्रेशर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर मोलर वॉल्यूम साइड, ठीक है। और बेटा अगर हमारे पास अप्लाइड प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम प्रेशर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड। क्यों, बिकॉज लेसर मोलर वॉल्यूम का जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू मोर मोलर वॉल्यूम, यानी कि लिक्विड स्टेट की तरफ, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे P2 जब आपने लगाया ना, P2 जो P इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, तो वहां पर किसकी एनर्जी ज्यादा, लिक्विड वाले फॉर्म की एनर्जी ज्यादा और सॉलिड वाले फॉर्म की एनर्जी कम। अब जाहिर सी बात है बेटा सॉलिड वाले का मोलर वॉल्यूम भी तो कम ही होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं इफ अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम प्रेशर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड, ठीक है। और अगर आपने इक्विलिब्रियम से कम प्रेशर लगा दिया, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर मोलर वॉल्यूम साइड। तो प्रेशर कम मोर मोलर वॉल्यूम, और प्रेशर ज्यादा तो लेसर मोलर वॉल्यूम की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेकिन ये कौन सा वाला है इक्विलिब्रियम बेटा, सॉलिड लिक्विड। अभी हमें पढ़ना है लिक्विड गैस, कौन सा, लिक्विड गैस। और मुझे नहीं लगता है उसमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक। क्यों, आई विल जस्ट शो यू। ठीक है, उसका भी बेटा मैं आपको बता देता हूं, ठीक। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको बोलूं बेटा फॉर कौन सा वाला, अब हमारे पास है फॉर लिक्विड टू गैस इक्विलिब्रियम। अब बेटा अगर यही गैस इक्विलिब्रियम है और आप यही ग्राफ उसके बीच में भी डालते हो, मतलब यहां से आप प्लॉट करते हो G और यहां से आप प्लॉट करते हो P, ठीक है। अगेन द सेम ग्राफ बिकम्स लाइक दिस, ठीक है। और ये वाला प्रेशर किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा बेटा, ये वाला प्रेशर कॉरेस्पॉन्ड करेगा इक्विलिब्रियम प्रेशर को, ठीक है। यहां पर डेल्टा G कितना है बेटा, यहां पर डेल्टा G 0 है, ठीक। अगर बेटा आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू गैस एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू लिक्विड, ठीक है। और बेटा यहां पर अगर आप देखोगे तो ये गैस है ना, तो मैं इसको ऐसे करता हूं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पर चेक कीजिए बेटा क्या होगा। पहला प्रेशर बेटा आप कौन सा लगाएंगे, ये वाला P2, और फिर कौन सा लगाएंगे बेटा, P1 लगा देंगे, ठीक। अब चेक करो बेटा, अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ P अप्लाइड इज ग्रेटर देन P इक्विलिब्रियम, अगर P अप्लाइड जो आपने प्रेशर लगाया है वो इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज्यादा, मतलब बेटा यहां पर तो आप क्या काम करें, इसके ऊपर जाइए बेटा, ठीक है। और देखिए किस की एनर्जी ज्यादा है, गैस की एनर्जी ज्यादा है और लिक्विड की एनर्जी कम। और अगर मोलर वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे लिक्विड और गैस का, किसका मोलर वॉल्यूम ज्यादा, गैस का, लेकिन लिक्विड का मोलर वॉल्यूम कम। तो यहां पर भी तो वही चीज होल्ड हो गई बेटा, इफ P अप्लाइड इज ग्रेटर देन P इक्विलिब्रियम, देन क्या कहेंगे बेटा, रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स किसकी तरफ बेटा, लेसर मोलर वॉल्यूम साइड,
lesser molar volume side, towards lesser molar volume side. That is बेटा यहां पर कौन है lesser molar volume? That is liquid side. आई होप बेटा ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा. ठीक, अब बेटा क्या काम करो आप यहां पर if P applied is less than P equilibrium, अगर आपने बेटा अप्लाइड प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर से कम लगा दिया है, मतलब P1, जैसे ही बेटा आप ऊपर जाओगे आप देखोगे किसकी एनर्जी कम है, गैस वाले की एनर्जी कम और लिक्विड वाले एनर्जी की ज्यादा, तो गैस का मोलर वॉल्यूम ज्यादा. तो इफ P applied is less than P equilibrium, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम shifts towards किसकी तरफ? मोर molar volume side. Equilibrium shifts towards more molar volume side, that is gaseous side. ठीक है, तो अब बेटा आप यहां पर देखो जो आपने लिखा लिक्विड टू गैस, ठीक है, आप प्रेशर लगाओ इक्विलिब्रियम से कम, आप प्रेशर लगाओ इक्विलिब्रियम से कम, रिएक्शन कहां जाती है? मोर मोलर वॉल्यूम साइड की तरफ. तो यहां को देखकर आप कह सकते हो द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और अगर आप प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो एज कंपेयर टू किससे? इक्विलिब्रियम प्रेशर से, हमने कहा द रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड. अब यहां पर लेसर मोलर वॉल्यूम कौन है? लिक्विड. तो मैं कहूंगा दिस रिएक्शन, दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. एम आई क्लियर? अब बेटा यहां पर तो ये ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है. क्यों? इसको आप बेसिक चीज से सॉल्व कर सकते हो. कैसे सर? जरा बेटा क्या इस इक्विलिब्रियम में गैस है? यस सर. बेटा आप खुद सोचो, हमने तो लिचेट-लियस प्रिंसिपल पढ़ा है, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन की तरफ जहां पर गैसियस मोल्स कम. जरा बेटा जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, जब हमने इक्विलिब्रियम से प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी? जाएगी ना खुद ही बैकवर्ड, यानी कि लिक्विड साइड की तरफ. और लिक्विड का मोलर वॉल्यूम कम. वही तो बेटा हमने लिखा, अगर P अप्लाइड ज्यादा है द रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड. लेसर मोलर वॉल्यूम साइड मतलब लिक्विड साइड, क्योंकि लिक्विड साइड में गैसेस है ही नहीं. अगर आपने प्रेशर कम लगा दिया तो रिएक्शन कहां जाती है? जहां गैसियस मोल्स ज्यादा हो. जरा इस केस में कहां है गैसियस मोल ज्यादा? फॉरवर्ड में. और फॉरवर्ड में जाने का मतलब ही तो है मोर मोलर वॉल्यूम या फिर टुवर्ड्स गैसियस साइड. वही बेटा यहां पर लिखा इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर मोलर वॉल्यूम साइड, दैट इज गैसियस साइड. हाँ बेटा, ये चीज सर आपने क्यों नहीं बोली सॉलिड लिक्विड? क्योंकि बेटा सॉलिड लिक्विड में वैसा नहीं बोलते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो वो जाएगी जहां पर कम सॉलिड के मोल्स होंगे या जहां ज्यादा सॉलिड के मोल्स होंगे. ऐसी वहां पर कोई बात नहीं है. तो ये आप लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की तरफ तो कह ही सकते हो. ठीक है, तो यहां पर बेटा आपको सॉलिड लिक्विड में भी पता चल गया और लिक्विड गैस में भी पता चल गया. तो जनरल बेटा अब हमने एक रूल सीखा कि अगर अप्लाइड प्रेशर, बेटा याद रखिएगा दिस कंडीशन होल्ड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर आपने अप्लाइड प्रेशर ज्यादा लगा दिया इक्विलिब्रियम प्रेशर से, द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड. And if the applied pressure is less than the equilibrium pressure, the reaction shifts towards more molar volume side. ठीक है, अब ध्यान देखना बेटा, ध्यान से देखना. अब इस केस में बेटा, इस केस में एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है. कौन सा? वाटर का. कौन सा? वाटर का. क्या मतलब बेटा? जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा. ठीक है, देखना बेटा, इसको अच्छे से आप एनालाइज करो, तब जाकर आपको ये समझ में भी आ जाएगा. देखिए बेटा कैसे. द ओनली exceptional behavior is shown by water. ठीक है, by water. क्यों सर? बेटा आपने कभी देखा है, अगर मैं आपसे कहूंगा ना कोई भी सबस्टेंस वाटर के बगैर, उसका आप सॉलिड फॉर्म ले लो और उसका आप लिक्विड फॉर्म ले लो. ठीक है, उसका आप सॉलिड फॉर्म ले लो और उसका आप लिक्विड फॉर्म ले लो, तो मैं आपसे कहूंगा मोलर वॉल्यूम कहां ज्यादा है? तो डेफिनेटली बेटा लिक्विड वाले का मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड का मोलर वॉल्यूम. ठीक है, लेकिन वाटर में बेटा ऐसा नहीं है. वाटर में सॉलिड का ही मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है और लिक्विड का मोलर वॉल्यूम कम होता है. अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? बेटा आपने देखा होगा, अगर आपके पास हाथ में क्या है, एक वाटर का गिलास है और आप उसमें बेटा आइस डाल दो, क्या करोगे? उसमें आइस डाल दो. क्या आइस उसमें डूब जाता है? बिल्कुल भी नहीं. आइस फ्लोट करने लगता है. क्यों? बिकॉज आइस की डेंसिटी बेटा कम है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर की डेंसिटी से. ठीक है, अब यहां पर बेटा आप ध्यान दीजिएगा. देखो मैं आपसे कहता हूं बेटा डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, है ना?
वाटर लिक्विड से उसकी डेंसिटी क्या है बेटा, कम। अब हम जानते हैं डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो बेटा यहां पर क्या लिखेंगे, आई विल राइट मास ऑफ आइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस इज लेस देन, यहां पर भी लिखूंगा मास ऑफ वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O जो कहां पर है बेटा, लिक्विड में। अब देखो बेटा, चूंकि हम मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बेटा, हमें सॉलिड का भी 1 मोल लेना होगा और लिक्विड का भी 1 मोल लेना होगा। लेकिन पानी के सॉलिड का 1 मोल मतलब 18 ग्राम, पानी के लिक्विड फॉर्म का 1 मोल मतलब बेटा वो भी 18 ग्राम। मतलब अगर आप यहां पर मास 1 मोल का ले रहे हो मतलब 18 ग्राम्स ले रहे हो, यहां पर भी तो आपको 18 ग्राम ही लेना है। मतलब बेटा इन दोनों का न्यूमरेटर क्या है, इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो वो तो कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा। फिर भी बेटा, फिर भी अगर ये वाली टर्म इस टर्म से छोटी है बेटा, ये तभी हो सकता है जब इस टर्म का डिनोमिनेटर इस टर्म के डिनोमिनेटर से बड़ा हो। बेटा दिस एम्प्लॉइज फॉर 1 मोल ऑफ आइस एंड वाटर, ठीक है, for 1 mole of ice and water the mass is same that is बेटा कितना 18 grams, the mass is same that is 18 grams। तो मतलब बेटा दोनों में ही मास तो सेम है, तो हम कहेंगे बेटा V molar of ice is definitely greater than V molar of liquid form। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर। अब बेटा आप बोलोगे वाटर की डेंसिटी क्यों होती है कम एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर से, आइस की डेंसिटी मेरा मतलब है, आइस की डेंसिटी क्यों होती है कम लिक्विड वाटर से। तो बेटा उसका आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, रीजन दैट इज ओपन केज स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसकी वजह से इसमें स्पेसेस, खाली जगह जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और वो क्या है बेटा, वो तो आप सीखोगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो फिलहाल के लिए आपने ये रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जब आइस को पानी में डालते हैं, आइस डूबता नहीं है बल्कि वो फ्लोट करने लगता है, एंड द रीजन बीइंग आइस इज लेस डेंस एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या मतलब है। देखो बेटा मैं आपको 2 सिचुएशंस दिखाता हूं। बेटा अगर मैंने लिखा ए सॉलिड दिस गोज इनटू ए लिक्विड, ठीक है, ये मैंने एक केस लिखा। और दूसरा केस बेटा मैंने लिखा H2O सॉलिड, और बेटा यहां पर मैंने दूसरा केस लिखा H2O लिक्विड, ठीक है, HA सॉलिड ये लिखा बेटा मैंने ऐसे। क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात बेटा, अब देखो मैं क्या करूंगा, दोनों केसों में ही मैं स्टडी कर रहा हूं एक फिजिकल इक्विलिब्रियम, किस किस स्टेट में, सॉलिड लिक्विड में, ठीक। अब ध्यान दीजिए बेटा, केस नंबर फर्स्ट क्या बेटा, इफ P applied is greater than P equilibrium, यहां पर भी बेटा हमें लगाना है P applied is greater than P equilibrium, ठीक है। हमें पता है बेटा अगर अप्लाइड प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज्यादा है, अगर अप्लाइड प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज्यादा है, द रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड। और मैं आपको बता चुका हूं कि मोलर वॉल्यूम का क्या होता है, V मोलर ऑफ गैस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू V मोलर ऑफ लिक्विड, जो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू V मोलर ऑफ सॉलिड होता है। लेकिन बेटा ये सब के लिए वैलिड है, मास सिवाय वाटर के लिए, लिक्विड के लिए। क्यों बेटा, फॉर वाटर अगर मैं लिखूं फॉर वाटर, तो बेटा वाटर में क्या लिखेंगे, बिल्कुल वाटर में जो गैशियस फॉर्म स्टीम का जो मोलर वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है। इसके बाद बेटा लिक्विड नहीं आता, इसके बाद सॉलिड आता है, और उसके बाद बेटा आता है यहां पर लिक्विड। ये बेटा वाटर के लिए है और ये बाकी किसी भी चीज के लिए है। अगर आपके पास सल्फर सॉलिड और सल्फर इन द लिक्विड फॉर्म है, तो बेटा सल्फर सॉलिड का मोलर वॉल्यूम कम होगा एज कंपेयर टू सल्फर के लिक्विड फॉर्म से। लेकिन वाटर में बेटा ये उल्टा है। अब देखिए केस P applied greater than P equilibrium, तो मतलब बेटा रिएक्शन कहां जाएगा, रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड। बताओ बेटा इस केस में लेसर मोलर वॉल्यूम का मतलब बेटा द रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, द रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जरा बेटा यहां पर आओ, अगर P applied greater than P equilibrium, जाहिर सी बात है बेटा इट विल गो टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड। लेकिन बेटा अब लेसर मोलर वॉल्यूम का मतलब नहीं कि ये बैकवर्ड में आएगी, बेटा दिस रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से बेटा अगर मेरे पास P applied कम है टू एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो रिएक्शन कहां जाती है, हायर मोलर वॉल्यूम साइड की तरफ। जरा बेटा इधर पर कहां है हायर मोलर वॉल्यूम साइड, मतलब बेटा ये रिएक्शन जरूर जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन बेटा अगर यहां पर आपने P applied लेस देन लगा दिया
पी इक्विलिब्रियम। सर रिएक्शन कहाँ जाएगी? सर रिएक्शन तो डेफिनेटली जाएगी हायर मोलर वॉल्यूम साइड की तरफ, लेकिन बेटा यहाँ पर कहाँ है हायर मोलर वॉल्यूम साइड? दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये समझ गए आप? आई होप बेटा ये आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि क्या आपको ये डायरेक्शन समझ में आई। यहाँ पर जो बैकवर्ड है वो यहाँ पर फॉरवर्ड है, और जो यहाँ पर फॉरवर्ड है और वो यहाँ पर बैकवर्ड है। लेकिन बेटा ये जो यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड, वहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये इस वजह से नहीं आया कि मैंने यहाँ पर लिक्विड इस साइड लिखा था, सॉलिड इस साइड से, और यहाँ पर लिखा था सॉलिड इस साइड से, लिक्विड इस साइड से। ना 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 ना, मैंने दोनों में सॉलिड रखा है लेफ्ट साइड में, लिक्विड रखा है राइट साइड में। सॉलिड लेफ्ट साइड में, लिक्विड राइट साइड में। फिर भी ये उल्टा क्यों आ रहा है? बिकॉज बेटा वाटर का एक्सेप्शनल बिहेवियर याद रखिएगा, वाटर में सॉलिड फॉर्म का जो मोलर वॉल्यूम होता है वही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड के मोलर वॉल्यूम के साइड। इज दिस क्लियर? सर क्या ये बाकी सबस्टेंस और वाटर के केस में जब हम लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब ये डिफरेंट आता है? नहीं बेटा, उस वक्त कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि मोलर वॉल्यूम ऑफ किसी भी सबस्टेंस का लिक्विड फॉर्म वो कम होता है उसके गैसियस फॉर्म से, और वाटर में भी वही चीज होल्ड करती है। ये जो उल्टा बिहेवियर है, अपोजिट बिहेवियर है, ये सिर्फ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए है वाटर में। ठीक है, तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड आई होप कि अगर आपको ये समझ में आया होगा, सो आई वुड जस्ट लाइक यू पीपल टू राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट डिड यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली और नॉट। ठीक है, अब बेटा ये हो गया, ये जो हमने ये पढ़ा ना, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम, दिस वाज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब बेटा हमें वही गिब्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन पढ़नी है, बट राइट नाउ वी विल बी स्टडीइंग इट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब मतलब बेटा dp 0 होगा, पहले dt 0 था, अब dp 0 होगा। ठीक है, अब dp 0 होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां से हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा देखो बेटा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो बेटा, अगर आपको कोई भी सबस्टेंस है, जैसे मान लो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, आप बेटा जब देखोगे ना कि अगर मैं लिक्विड फॉर्म पर प्रेशर इंक्रीज करूंगा, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन बेटा वाटर के केस में ये उल्टा है। क्यों? अगर आप वाटर के केस में प्रेशर इंक्रीज करते चले जाओगे, सॉलिड कन्वर्ट होता चला जाएगा लिक्विड में। और यही चीज तो बेटा आपने देखा होगा कि जब आमतौर से हम देखते हैं स्कीयर्स, जब वो बर्फ पर बेटा क्या काम करते हैं? बर्फ पर स्कीइंग करते हैं। या आपने खुद भी देखा होगा, जब हम बर्फ पर चलते हैं वो बर्फ क्या हो जाती है बेटा? पानी बन जाती है। और क्यों पानी बन जाती है बेटा? बिकॉज आपने प्रेशर इंक्रीज किया। सर प्रेशर इंक्रीज करने से तो रिएक्शन जाती है टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड फॉर्म की तरफ। बिल्कुल बेटा, ये सब में होता है, लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। वाटर के केस में क्या होता है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, द रिएक्शन नो डाउट इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड। लेकिन बेटा लेसर मोलर वॉल्यूम साइड सॉलिड नहीं है वाटर के केस में, वो लिक्विड वाटर है। इसलिए तो बेटा जब आप स्नो को प्रेस करते हो, आप देखते हो वो स्नो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में। नाउ आई होप कि अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि जब स्कीयर्स माउंटेन से स्कीइंग स्टार्ट कर देते हैं बेटा, वो नीचे वो बर्फ पिघलती क्यों है? इसलिए पिघलती है बेटा बिकॉज आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, और बर्फ चूंकि वाटर ही है बेटा, और वाटर के केस में जब आप इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो रिएक्शन डेफिनेटली जाएगी लेसर मोलर वॉल्यूम। लेकिन लेसर मोलर वॉल्यूम वाटर के लिए सॉलिड फॉर्म नहीं है, बल्कि उसका लिक्विड फॉर्म है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। ठीक, नाउ अगेन कंसिडरिंग, अब आप बेटा किसको कंसिडर कीजिए? dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम बेटा इससे पहले चूंकि हमने लिया था कांस्टेंट टेम्परेचर, अब हमें बेटा लेना है एट कांस्टेंट प्रेशर। और बेटा अगर प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज बेटा जो dp है वो dp 0 है। dp 0 है बेटा, तो हमारे पास dg इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। अब बेटा यहां से अगर मैं आपको बताऊंगा, इसकी भी इंटीग्रेशन कीजिए बेटा, इसकी इंटीग्रेशन dg इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एस डी टी। ठीक है बेटा, तो यहां से जैसे ही बेटा आप करेंगे g इज इक्वल टू माइनस एस इंटू टी प्लस सी। सो दिस इज द इक्वेशन, g इज इक्वल टू माइनस एस टी प्लस सी। अब देखिए बेटा इसका क्या मतलब है, तो पहले हम कंसिडर वही करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे? फॉर सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम।
फॉर सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अब मैं बेटा ग्राफ तो डालूंगा। नाउ आई विल डेफिनेटली अगेन प्लॉट द ग्राफ। बेटा मेरा इस साइड से g होगा, जरा बताओ एक्स एक्सिस में क्या होगा बेटा, इस वक्त टेम्परेचर, क्या होगा टेम्परेचर। अब नाउ बेटा दिस g इज अगेन y, ठीक है, टेम्परेचर इज x, दिस इज अगेन c, बट दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब बेटा इसका स्लोप नेगेटिव है। और नेगेटिव स्लोप के ग्राफ्स बेटा कैसे आते हैं सॉलिड लिक्विड के लिए, बेटा वो आप ऐसे देख सकते हो, लाइक दिस। क्लियर। अब कौन सा क्या है, कौन सा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे बेटा, दिस लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू लिक्विड एंड दिस इज बेटा सॉलिड लाइन, दिस इज सॉलिड लाइन। अब बेटा ये कौन सा है, ये क्या है, इफ यू जस्ट लुक एट दिस, तो बेटा ये वो टेम्परेचर है जहां पर डेल्टा जी जीरो है, मतलब बेटा इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम बेटा अगर आप देख रहे हो सॉलिड लिक्विड में, मैंने आपको बोला था सॉलिड लिक्विड में कौन होता है इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब बेटा फिलहाल के लिए मैं इसको बोलूंगा दिस इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दिस इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। क्लियर। अब बेटा यहां पर देखो सॉलिड लिक्विड में अब हम क्या काम करेंगे बेटा, इफ टी अप्लाइड, अगर हमने अप्लाइड टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा रख दिया, अगर हमने अप्लाइड टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा रख दिया, मतलब बेटा हम इस इक्विलिब्रियम के राइट में है कि लेफ्ट में, ऑब्वियस सी बात है बेटा राइट में। तो यहां पर मान लीजिए T2 टेम्परेचर, आप बेटा इसको ऊपर कीजिए ऊपर कीजिए ऊपर कीजिए, यहां पहुंचे और फिर बेटा यहां से यहां पहुंचे। बताओ बेटा किस फॉर्म की एनर्जी कम है, जाहिर सी बात है बेटा लिक्विड फॉर्म की एनर्जी कम और सॉलिड फॉर्म की एनर्जी ज्यादा। लिक्विड का मोलर वॉल्यूम ज्यादा और सॉलिड का मोलर वॉल्यूम कम, तो बेटा हम कहेंगे इफ टी अप्लाइड इज ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स, किसकी तरफ बेटा वो जा रहा है, दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम, दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज बेटा कौन सा, लिक्विड साइड, दैट इज बेटा कौन सा, लिक्विड साइड। क्लियर, इज दिस क्लियर, यस दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ सर क्या यहां पर भी सॉलिड लिक्विड मतलब वाटर में ही वो भी उल्टा आ जाएगा, नहीं बेटा यहां पर वो नहीं होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा मैं यहां पर ऐसे कहूंगा इफ टी अप्लाइड दैट इज लेस देन, किससे बेटा, टी इक्विलिब्रियम, टी अप्लाइड बेटा टी इक्विलिब्रियम से लेस है, मतलब बेटा अब आप किस साइड से हो, अब आप इस साइड से हो, सो लेट दिस बी T1। अगर बेटा ये T1 है तो मैं यहां से यहां से यहां से यहां से और बेटा यहां से, किसकी एनर्जी कम है बेटा, जाहिर सी बात है इस डैश्ड वाली लाइन, और डैश्ड वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉलिड। इफ टी अप्लाइड इज लेस देन टी इक्विलिब्रियम देन, ओ सॉरी 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 बेटा मैंने यहां पर गलत कर दिया, इफ टी अप्लाइड इज ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम, वो तो लिक्विड साइड से गया, और लिक्विड साइड का मोलर वॉल्यूम मोर मोलर वॉल्यूम साइड, हायर मोलर वॉल्यूम साइड की तरफ जाता है, बिकॉज कंपैरिजन है ना सॉलिड और लिक्विड में, और सॉलिड और लिक्विड में किसका मोलर वॉल्यूम ज्यादा, लिक्विड का, इसीलिए बेटा यहां पर गलती थी। सो देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर मोलर वॉल्यूम साइड, दैट इज लिक्विड साइड। और अगर टी अप्लाइड लेस देन है टी इक्विलिब्रियम, अगर अप्लाइड टेम्परेचर लेस देन है टी इक्विलिब्रियम से बेटा, तो किस साइड की एनर्जी कम है बेटा, सॉलिड वाले की एनर्जी कम, लिक्विड वाले की एनर्जी ज्यादा, देन इक्विलिब्रियम shifts towards lesser molar volume side, lesser molar volume side, that is beta solid side, that is बेटा क्या, सॉलिड साइड। सो आई होप बेटा ये आपको समझ में आया होगा। और यहां पर बेटा कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है पानी का और बाकी सबस्टेंसेस का। क्यों बेटा, पानी में भी बेटा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो किसकी तरफ जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। और अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, डेफिनेट सी बात है बेटा टेम्परेचर कम करने से लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। और हमने भी तो वही लिखा, इफ अप्लाइड टेम्परेचर इज लेस देन टी इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड, दैट इज सॉलिड साइड। ठीक, तो ये तो हो गया बेटा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फॉर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। मुझे नहीं लगता है मुझे यहां पर भी कुछ बोलने की जरूरत है, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में हमारे पास यही ग्राफ बेटा हमें फिर से प्लॉट करना है, लेकिन अब करना है प्लॉट लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम के लिए। तो अगर हम इसको लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम के लिए प्लॉट करें, ठीक है, तो G इज इक्वल टू माइनस एस टी प्लस सी।
ठीक है बेटा, मतलब इट्स अगेन अ स्ट्रेट लाइन बट दिस टाइम विद अ नेगेटिव स्लोप। तो बेटा यहाँ पर भी मैं वही चीज प्लॉट कर रहा हूँ लाइक दिस। यहाँ पर बेटा मेरे पास g है और बेटा मेरे पास यहाँ पर t है। ठीक, तो यहाँ पर भी बेटा दो ग्राफ्स वैसे ही आ जाएंगे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब बेटा ये टेम्परेचर अगर आप देखोगे, इफ यू जस्ट सी दिस टेम्परेचर, दिस इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक, अब बेटा यहाँ पर मैं इसको ऐसे 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 और ऐसे कर लेता हूं, दिस इज गैसियस और बेटा ये जो है ये लिक्विड वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिक्विड ऊपर वाले साइड से गैस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है, तो बेटा अब हम क्या काम करेंगे, हम यहां से करेंगे इफ टी अप्लाइड इज ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम। अगर आपने अप्लाइड टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया, मतलब बेटा आप इस साइड से हो T2, जरा ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ये हो गया गैस का और ये हो गया बेटा किसका, लिक्विड का। किसकी एनर्जी ज्यादा, लिक्विड की एनर्जी ज्यादा, तो क्या इक्विलिब्रियम लिक्विड की तरफ शिफ्ट होगा? नॉट एट ऑल, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स किसकी तरफ, गैसियस स्टेट की तरफ। हम कहेंगे देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स, गैस की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स मोर मोलर वॉल्यूम साइड, टुवर्ड्स मोर मोलर वॉल्यूम साइड, दैट इज गैसियस साइड, दैट इज गैसियस साइड। ठीक है बेटा, अच्छा, और ये ध्यान रखिएगा हमने कौन सा वाला रखा था बेटा, हमने रखा था लिक्विड गोज टू गैस। क्लियर? अब अगर बेटा हम यहां से करेंगे इफ टी अप्लाइड इज लेस देन टी इक्विलिब्रियम, अगर टी अप्लाइड लेस देन टी इक्विलिब्रियम मतलब बेटा T1। अब बेटा यहां से भी ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, यहां पर एक और यहां पर दूसरा, जरा बेटा किसके लिए y कोऑर्डिनेट ज्यादा है ना, लिक्विड के लिए तो कम है और गैस के लिए बेटा ज्यादा है। इफ टी अप्लाइड इज लेस देन टी इक्विलिब्रियम, तो हम क्या लिखेंगे, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स किसकी तरफ बेटा जा रहा है, लेसर मोलर वॉल्यूम साइड, लेसर मोलर वॉल्यूम साइड, दैट इज बेटा किसकी तरफ, लिक्विड साइड। ठीक है, तो यहां पर बेटा भी हमने ये देख लिया कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मोर मोलर वॉल्यूम साइड। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, देन द रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड। बट कीप दिस थिंग इन माइंड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ा दिया बेटा, रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड, और अगर प्रेशर कम कर दिया, रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर मोलर वॉल्यूम साइड। टेम्परेचर में टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स मोर मोलर वॉल्यूम साइड, वहां पर लेसर मोलर वॉल्यूम, यहां पर मोर मोलर वॉल्यूम, और अगर टेम्परेचर कम कर दिया, रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड। सो आई होप दिस होल फिजिकल इक्विलिब्रियम बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? आई होप यहां पर कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, अब बेटा हम जरा यहां से थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज नोन एज फेज इक्विलिब्रियम, दैट इज नोन एज फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है वो हमें पहले सीखना है, फेज डायग्राम क्या होती है वही हमें यहां पर सीखना है बेटा, दैट इज फेज डायग्राम। फेज डायग्राम, ये फेज डायग्राम क्या होती है वो हम सीखते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा एक कहते हैं हम इसको a plot of pressure versus temperature, a plot of pressure versus temperature is known as phase diagram, is known as phase diagram। तो अगर आपने बेटा एक प्लॉट किया किसी के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, देन सच ए ग्राफ इज नोन एज फेज डायग्राम। पहले बेटा हम ये ग्राफ डालेंगे वाटर के लिए और फिर बेटा हम इनको बाकियों के लिए डालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये फेज डायग्राम डाल रहा हूं फॉर वाटर, फॉर वाटर। देखो बेटा वाटर के लिए क्या होता है, ध्यान से इसको एनालाइज करना है, अच्छे से इसको सीखना है, तभी जाकर कुछ इसमें इंटरेस्टिंग आपको समझ में आएगा भी। टेम्परेचर और बेटा यहाँ पर हमारे पास प्रेशर, तो मैंने एक ग्राफ डाल दिया बेटा बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, दिस इज नोन एज फेज डायग्राम। ठीक है, और बेटा पानी के लिए कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूं, यू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड लाइक दिस, दिस इज द फेज डायग्राम फॉर वाटर। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको बेटा, ये वाला फेज जो है ना, ये वाला फेज सॉलिड, बेटा ये वाला फेज कौन सा है, लिक्विड, और बेटा ये नीचे वाला फेज कौन सा है, गैसियस।
ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, दिस पार्ट ओ ए बी सी, या फिर मैं एक काम कर लेता हूं, लेट मी नेम दिस एज ओ सी, इसको बेटा मैं नाम रखता हूं ए और इसको बी। ठीक है बेटा, ये जो ओ ए है बेटा, ये जो ओ बी है बेटा, और ये जो ओ सी है, व्हाट इज ओ सी रिप्रेजेंटिंग बेटा? ये आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म। और सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम जिस टेम्परेचर पर आता है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। मतलब बेटा हर एक पॉइंट, ये हर एक पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पर है, दिस रिप्रेजेंट्स ए मेल्टिंग पॉइंट, दिस रिप्रेजेंट्स ए मेल्टिंग पॉइंट। और बेटा ये है लिक्विड और गैस के बीच में ये वाली लाइन, ओबी लाइन, दिस इज द इक्विलिब्रियम, दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग एन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड गैस। और लिक्विड और गैस जिस टेम्परेचर पर बेटा क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पर होते हैं, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा ये वाला हर कोई पॉइंट, ये हर कोई पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्या? मेल्टिंग पॉइंट। और यहां से जो मैं ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दीज रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बेटा अगर मैं आपको लिखूं ना यहाँ पर C1, जैसे लिखूं C2, जैसे लिखूं C3, जैसे लिखूं C4, जैसे लिखूं C5, ऑल C1 C2 C3 C4 C5 रिप्रेजेंट्स मेल्टिंग पॉइंट। और बेटा यहां पर मैं अगर लिखूं B1, यहां पर लिखूं B2, यहां पर लिखूं B3, यहां पर लिखूं B4, यहां पर लिखूं B5, ये सब के सब रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्या? बॉइलिंग पॉइंट्स। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? लेकिन बेटा आप देखो C1 जो है ना, C1 आप कहोगे सर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तो एक ही होता है ना, आप क्यों अलग अलग लिख रहे हो? बेटा वो एक तब होता है जब प्रेशर देखोगे। आप देखो C1 C2 C3 C4 C5 सब की पर प्रेशर को क्या हो रहा है? इंक्रीज। C1 पर प्रेशर कम, C2 पर प्रेशर ज्यादा, C3 पर प्रेशर और ज्यादा, C4 पर प्रेशर और ज्यादा, C5 पर प्रेशर और ज्यादा। आप देखोगे चूंकि हम बोलते हैं ना, जो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बेटा दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 atm प्रेशर। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करोगे, बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा चेंज हो जाएगा। इसीलिए तो आप देखते हो पानी को अगर आप जमीन पर उबालोगे ना, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वैलीज में उठाओगे बेटा, तो वो 100 डिग्री पर बॉयल होता है। लेकिन यही चीज आप अगर कहीं पहाड़ पर ले जाओगे, क्योंकि पहाड़ पर क्या होता है बेटा, प्रेशर कम हो जाता है, वो कम टेम्परेचर पर ही बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या 90 95 100 तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा कम हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको उसको कम ही बॉयल करना पड़ेगा, कम ही हीट करना पड़ेगा, ताकि वो बॉयल करना चालू कर दे। ठीक है, अब देखो बेटा C1 C2 C3 C4 C5 these all represents melting points at, बेटा यहां पर देखो P1, यहां पर देखोगे P2, यहां पर देखोगे P3 P4 P5, है ना? C1 C2 C3 C4 C5 के लिए प्रेशर अलग अलग। जब बेटा प्रेशर अलग अलग हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग आ जाएगा। ये डायग्राम बेटा वाटर के लिए है। किसके लिए है? वाटर के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और बेटा हम कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे बेटा वो 100 डिग्री होता है, लेकिन 1 atm प्रेशर पर। किस पर? 1 atm प्रेशर पर। और यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा B1 B2 B3 B4 B5 हर पॉइंट पर प्रेशर चेंज हो रहा है बेटा। प्रेशर जब चेंज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी जरूर चेंज हो जाएगा। और बेटा ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट O, दिस पॉइंट O हैज all three phases in equilibrium with each other। मतलब बेटा पॉइंट O पर कौन कौन सी फेज है? ये है ना इन तीनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर, इस O पॉइंट पर बेटा क्या है? सब स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। एट पॉइंट O वाटर एग्जिस्ट्स इन ऑल द 3 स्टेट्स, दैट इज व्हाई दिस पॉइंट O इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, in equilibrium with each other, that is all three states of water exist at point O, hence it is known as इसी को बेटा क्या बोलते हैं? this is known as triple point of water। और वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है बेटा, टेम्परेचर का वैल्यू 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर का वैल्यू 1 atm। ठीक है, इस ट्रिपल पॉइंट पर बेटा अगर आप नीचे आओगे ना, तो यहां पर जो टेम्परेचर का वैल्यू होता है दैट इज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप बेटा इसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर बेटा प्रेशर देखोगे, दिस प्रेशर विल बी 1 atm। क्या होगा? 1 atm। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं?
अब बेटा मैं आपको कुछ यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ पानी के बारे में, ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो ये तो हो गया बेटा। नाउ व्हाट यू डू इज, इस फेज डायग्राम में जो हमने पानी के लिए प्लॉट किया है, लेट अस स्टडी सम गुड इफेक्ट्स, सब अच्छी चीजें कुछ सीखते हैं बेटा इससे। देखो क्या सीखेंगे। कंसिडर बेटा, मैं आपसे कहता हूं कंसिडर सॉलिड लिक्विड फेज, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट्स, दैट इज कौन सा बेटा, ओसी, दैट इज ओसी। अगर आप बेटा ओसी की तरफ नजर करोगे, ओसी की तरफ, ओसी है ना एक बाउंड्री बिटवीन किस किस के फेज में, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के बीच में, है कि नहीं। अब बेटा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बेटा इस पॉइंट C1 पर हो, ठीक है, जाहिर सी बात है बेटा C1 पर प्रेशर का वैल्यू P1 है, ठीक है। फिर बेटा अगर आप पॉइंट C2 पर हो तो यहां पर बेटा प्रेशर P2 है। फिर बेटा आप पॉइंट C3 पर हो, यहां पर प्रेशर P3 है। आप बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप C1 C2 C3 C4 C5 सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हो, यू आर एनालाइजिंग वन थिंग, कि आप कंटिन्यूअसली पीछे जा रहे हो। मतलब C1 पर जो बेटा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, और जो C2 पर मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों में रिलेशन क्या है कि C2 वाला मेल्टिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू C1 वाला मेल्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स बेटा पानी के केस में अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, रिमेंबर बेटा, when you increase the pressure, where does the equilibrium go? The equilibrium goes in the lesser molar volume side। और पानी के लिए लेसर मोलर वॉल्यूम कौन है, अगर सॉलिड और लिक्विड का कंपैरिजन करें, लिक्विड है ना बेटा। तो जैसे जैसे बेटा आप C1 C2 C3 C4 C5 की तरफ जा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, दैट मीन्स आप ज्यादा जा रहे हो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया होगा टुवर्ड्स लिक्विड साइड। तो बेटा सॉलिड साइड कितना रह गया होगा, सॉलिड वाला पोर्शन जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है ना। अगर बेटा सॉलिड वाला पोर्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो मेल्ट करने के लिए आपको हीट कितनी लगेगी, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, डिक्रीज होगा। और इस ग्राफ से भी तो बेटा पता लग रहा है कि अगर आप C1 से C2, C2 से C3, C3 से C4 और C4 से C5 जा रहे हो, इजंट द मेल्टिंग पॉइंट आल्सो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। ये देखो बेटा इसकी ब्यूटी कितनी है, ठीक है। तो हम कहेंगे as the pressure is increased, अगर बेटा हम प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हमने एक ऑब्जर्वेशन देखी, क्या देखी, कि मेल्टिंग पॉइंट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, फिर से बेटा मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए बेटा सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है, किस पॉइंट पर, C1 पर। यहां पर भी इक्विलिब्रियम है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम है, यहां पर भी, मतलब जो पॉइंट भी OC पर लाई कर रहा है ना, वहां पर इक्विलिब्रियम है। और हर इक्विलिब्रियम पर जो टेम्परेचर होता है दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो C1 पर भी एक मेल्टिंग पॉइंट है, C2 पर भी एक मेल्टिंग पॉइंट, C3 पर भी एक मेल्टिंग पॉइंट, C4 पर भी एक मेल्टिंग पॉइंट और C5 पर भी एक मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरीके से B1 पर भी एक मेल्टिंग पॉइंट, B2 पर, सॉरी नॉट मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, सो एज द प्रेशर इज इंक्रीज, जैसे बेटा हम सॉलिड लिक्विड की बात करें पानी के केस में, जैसे जैसे बेटा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जरा सोचो बेटा, इट गोज टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड। लेसर मोलर वॉल्यूम साइड का मतलब तो है लिक्विड की तरफ जाना। मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, रिएक्शन शिफ्ट होगी टुवर्ड्स लिक्विड साइड। अरे भाई जो सॉलिड पोर्शन है, जो आइस है, वो कितना बचेगा, वो कम हो जाएगा ना कंटिन्यूअसली अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे। और अगर सॉलिड वाला पोर्शन कम बच गया है बेटा, तो आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो मेल्ट करेगा। वो जो टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा हर स्टेप पर, वो भी तो कम हो जाएगा, बिकॉज सॉलिड का अमाउंट वो भी कम हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा उल्टे साइड से आप, जैसे जैसे आप C5 से C4 C3 C2 C1, व्हाट आर यू डूइंग, बेटा आप प्रेशर को कम कर रहे हो। अगर प्रेशर कम कर रहे हो, आप देखो बेटा, आप लेफ्ट उल्टा नहीं आ रहे हो, यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। दैट मीन्स आपका मेल्टिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। सोचो बेटा, अगर प्रेशर कम कर दिया, रिएक्शन जाएगी ना उस डायरेक्शन में जहां मोलर वॉल्यूम ज्यादा, और वाटर के केस में तो सॉलिड का मोलर वॉल्यूम ज्यादा। तो अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड सॉलिड साइड, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में आएगा, तो आपको बॉयल मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर भी तो उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जाएगा। दैट इज व्हाट वी मीन, एज द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, मेल्टिंग पॉइंट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, दैट इज
एज वी गो फ्रॉम कहां से बेटा, एज वी गो फ्रॉम C1 to C2 to C3 to C4 to C5, the melting point follows the order. The melting point follows the order. Melting point कौन सा order करता है बेटा, follow. Melting point follows the order कौन सा, कि Tm1 is greater than Tm2 is greater than Tm3 is greater than Tm4 is greater than Tm5. So do you get this? This is very very important and don't get deviated. ठीक है, this is very very important कि आप देखोगे कि melting point क्या हो रहा है, continuously increase. ठीक है, अब बेटा जरा इसमें लिक्विड और गैस की तरफ ध्यान दो, लिक्विड और गैस की तरफ ध्यान दो. तो मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कंसिडरिंग लिक्विड एंड गैस पोर्शन, कंसिडरिंग लिक्विड एंड गैस पोर्शन. तो लिक्विड एंड गैस कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ओबी. जरा बेटा आप ओबी की तरफ देखो, देखो एज वी गो फ्रॉम कहां से बेटा, एज वी गो फ्रॉम B1 टू B2 टू B3 टू B4 टू B5. जैसे जैसे बेटा आप B1 से B2 B3 B4 B5 की तरफ जा रहे हो, जरा चेक करो प्रेशर किसका ज्यादा है, B1 का कम, B2 का ज्यादा, B3 का ज्यादा, B4 का ज्यादा, B5 का ज्यादा. सो एज वी गो फ्रॉम B1 द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, द प्रेशर इज इंक्रीजिंग. अब बेटा जी जरा सोच के बताइए, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बेटा, रिएक्शन कहां जाती है, लेसर मोलर वॉल्यूम. और वाटर के केस में कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं था, रिएक्शन जरूर जाती लेसर मोलर वॉल्यूम. और लिक्विड और वेपर का कंपैरिजन लग रहा है, जरूर बेटा लिक्विड का ही मोलर वॉल्यूम कम और गैस का मोलर वॉल्यूम ज्यादा. इसीलिए बेटा हम कहेंगे द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, हेंस लिक्विड पोर्शन इज इंक्रीजिंग, लिक्विड अमाउंट इज इंक्रीजिंग, लिक्विड अमाउंट इज इंक्रीजिंग. जरा बेटा सोचिए, अगर लिक्विड अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा ना टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम, तो लेसर मोलर वॉल्यूम तो लिक्विड का ही है, तो लिक्विड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. जरा बेटा अगर लिक्विड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग कितनी करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी. हेंस हम क्या लिखेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट को क्या हो जाएगा बेटा, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज. इसलिए तो बेटा आप देख रहे हो, देखो B1 पर कितना है बॉइलिंग पॉइंट, सिर्फ इतना, B2 पर उससे ज्यादा, B3 पर उससे ज्यादा, B4 पर उससे ज्यादा, B5 से उससे ज्यादा. देयरफॉर बेटा आप लिख सकते हो TBP1 इज ग्रेटर देन TBP2 इज ग्रेटर देन TBP3 इज ग्रेटर देन TBP4 एंड दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन TBP5. I am pretty much sure कि अब आपको समझ में आ गया होगा. So this is the phase diagram for water. This is the phase diagram for water. ठीक है, तो बेटा ये रहा सॉलिड, ये रहा लिक्विड, ये रहा गैस. ठीक है, और बेटा यहां पर आप ध्यान भी दीजिएगा कि सॉलिड लिक्विड में कैसे चल रहा है और लिक्विड गैस में कैसे चल रहा है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, C1 पर क्या है, C1 पर जो प्रेशर है P1 वो इक्विलिब्रियम प्रेशर है. अब सोचो बेटा आप C1 पर ही हो और प्रेशर को इंक्रीज करो, बोलो आप किस साइड में जाओगे, ऊपर कि नीचे. आप आओगे ना ऊपर, मतलब बेटा आप कहां जाओगे, लिक्विड साइड में. आप कहां जाओगे, लिक्विड साइड में. मतलब बेटा पानी के केस में जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ये ग्राफ हमें बोलता है प्रेशर को इंक्रीज करना है, इक्विलिब्रियम प्रेशर. बेटा P1 इज इक्विलिब्रियम प्रेशर और मुझे इससे ज्यादा लगाना है, मतलब मुझे ऊपर ही जाना है ना. ठीक है ना, मुझे ऊपर ही जाना है. जब मैं बेटा ऊपर जाऊंगा मैं किस पोर्शन में पहुंचूंगा, लिक्विड पोर्शन में. जरा बेटा दिमाग लगाइए, जब सॉलिड लिक्विड वाटर वाले केस में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर से, रिएक्शन गोज इन द लेसर मोलर वॉल्यूम साइड. और लेसर मोलर वॉल्यूम कौन है वाटर और लिक्विड में, कौन, आइस और वाटर में, बेटा वो तो लिक्विड फॉर्म ही है, इसीलिए हम गए ऊपर की तरफ. और अगर हम प्रेशर को कम करेंगे, रिएक्शन गोज इन मोलर वॉल्यूम साइड. जरा बेटा इसी पॉइंट पर आप नीचे आ जाओ, आप देखोगे आप आओगे ना सॉलिड पोर्शन में, तो सॉलिड पोर्शन में जैसे ही आओगे बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, सॉलिड का अमाउंट बढ़ जाएगा. ग्राफ से भी वही पता लग रहा है. इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर. जब बेटा मैंने कंपैरिजन लगाया ना C1 C2 C3 C4 C5, तो मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के बीच में कंपैरिजन लगा रहा हूं. और जो मैंने अभी कहा ना कि अगर मैं C1 पर हूं तो जाहिर सी बात है मैं एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हूं. अब मैं अपना प्रेशर ज्यादा लगाऊं या कम लगाऊं, ज्यादा लगाऊंगा तो मतलब मुझे ऊपर जाना है, ऊपर गया तो वो लिक्विड साइड है. कम लगाया बेटा तो मैं नीचे जा रहा हूं, और नीचे का मतलब बेटा सॉलिड साइड. अब आप नहीं बोलना गैस में जा रहे हो बेटा, हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड को. मतलब बेटा मुझे इस बाउंड्री के नीचे नहीं जाना है, मेरी बाउंड्री OA और OC को ध्यान में रखते हुए देखनी है.
OC से OA और OC से OB, ठीक है। COB रिप्रेजेंट करता है ना लिक्विड पोर्शन और COA रिप्रेजेंट करता है ना सॉलिड पोर्शन, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जो बेटा मैंने कंपैरिजन लगाया, लेट मी अगेन रिमाइंड दिस, यहां पर मैंने कंपैरिजन किया मेल्टिंग पॉइंट्स को और यहां पर मैंने कंपैरिजन किया बॉइलिंग पॉइंट्स को। फिर किसी एक मेल्टिंग पॉइंट पर आओगे, मतलब C1 पर आ गए। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इसी पॉइंट पर हो, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो क्या होगा, डिक्रीज किया तो क्या होगा। इज दिस क्लियर? नाउ लेट अस कम टू बेटा यही फेज डायग्राम अब हम प्लॉट करेंगे पानी के अलावा किसी और सबस्टेंस की, क्योंकि पानी में था ना एक्सेप्शनल बिहेवियर। अब बेटा क्या फेज डायग्राम किसी और की वही चीज आएगी कि कुछ और आएगा, वो यहां पर आप देखोगे बेटा, ठीक है। ठीक है, ठीक। अब देखो बेटा मैं आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं, ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा। फॉर एनी अदर सबस्टेंस, फॉर एनी अदर substance, for any other substance other than water, other than water, the phase diagram can be drawn as, the phase diagram can be drawn as। उस टाइम पर बेटा ये फेज डायग्राम कैसे आती है, वो फेज डायग्राम कुछ ऐसे आ जाती है। यहां से है बेटा आपके पास प्रेशर और बेटा यहां से आपके पास है टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा बेटा, जरा मुझे एक चीज बताओ, किसी भी सबस्टेंस का सॉलिड लिक्विड और वाटर का सॉलिड लिक्विड, फर्क सिर्फ इन्हीं में है ना, क्योंकि पानी में सॉलिड का मोलर वॉल्यूम ज्यादा, लिक्विड का मोलर वॉल्यूम कम। बाकी सब सबस्टेंसेस में सॉलिड का मोलर वॉल्यूम कम, लिक्विड का मोलर वॉल्यूम ज्यादा। लेकिन लिक्विड गैस में तो कोई भी फर्क नहीं था ना, तो मतलब अगर मैं यही फेज डायग्राम किसी और सबस्टेंस के लिए डालूं जो पानी नहीं है, तो ये वाला पोर्शन तो सेम ही आएगा बेटा, यहां पर फर्क पड़ जाता है। दिस इज नाउ योर OC, दिस इज योर OB एंड दिस इज योर OA। सिर्फ बेटा याद कीजिएगा, पानी के लिए ये ग्राफ कुछ ऐसे था ना, ये इधर था बेटा, ठीक। लेकिन अब बाकी सबस्टेंस के लिए बेटा वो ऐसे है। तो मतलब बेटा व्हाट डज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट, व्हाट डज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट। बेटा ये है आपके पास सॉलिड, बेटा ये है आपके पास लिक्विड और बेटा ये है आपके पास गैस पोर्शन। क्लियर? नाउ if you just try to analyze this beta, just try to analyze, let us have here beta this point as C1, let us have this point as C2, let us have this point as C3, let us have this point as C4, ठीक है। उसके बाद बेटा मेरे पास पॉइंट वही है B1, बेटा यहां पर पॉइंट B2, यहां पर बेटा पॉइंट B3 और यहां पर बेटा पॉइंट B4। द ओनली डिफरेंस अराइजेस फॉर सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। तो हम कहेंगे द ओनली डिफरेंस कम्स फॉर किसके लिए बेटा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पोर्शन, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पोर्शन। सिर्फ फर्क बेटा इसी में आ जाता है। किस में फर्क आ जाता है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पोर्शन में फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा सॉलिड, ये होगा लिक्विड। अब बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, एज वी गो फ्रॉम कहां से बेटा, C1 से जाओगे आप C2, जाओ आप C3, जाओ आप C4। नाउ सी दिस बेटा, जब आप C1 से C2, C3, C4, व्हाट इज हैपनिंग टू प्रेशर? प्रेशर इज इंक्रीजिंग। लेकिन बेटा अगर यही प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जरा अब कुछ देखा आपने, जरा C1 पर मेल्टिंग पॉइंट यहां से लेकर सिर्फ यहां तक, लेकिन अगर आप C2 पर देखोगे बेटा, C2 पर मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा, C3 पर और ज्यादा, C4 पर और ज्यादा। यहां पर मैं लिखूंगा, आई विल राइट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अरे सर ये तो उल्टा हो गया एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर में हमने देखा था कि जब हम C1 से C2, C3, C4, C5 में गए थे, मेल्टिंग पॉइंट तो डिक्रीज हो रहा था। बिल्कुल बेटा, क्यों? अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे बेटा, रिएक्शन कहां जाती है? टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड। पानी के अलावा कोई भी सबस्टेंस हो, लेसर मोलर वॉल्यूम किसका है बेटा? सॉलिड पोर्शन का है। जाहिर सी बात है बेटा, इस केस में जब आप प्रेशर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करोगे, रिएक्शन जाएगी ना सॉलिड, और सॉलिड का अमाउंट कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा। जाहिर सी बात है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। यहां पर देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग, दैट इज क्या लिखेंगे बेटा, Tm1 इज लेस देन, अब बेटा यहां पर क्या आएगा, Tm2,
which is less than किससे बेटा Tm3 and which is less than बेटा Tm4. I hope this is clear. यहां पर बेटा आपको डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताना है कि डिड यू अंडरस्टूड द डिफरेंस, कि क्यों यहां पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और वाटर के केस में वो डिक्रीज हो रहा था. ठीक है, कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर इन द सेंस नहीं है कि आपको कुछ रटना पड़ेगा, बस बेटा बेसिक लॉजिक है जो आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर बेटा आपके पास अच्छे आंसर्स आ जाएंगे. लेकिन यहां पर भी बेटा देखेंगे क्या, फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम देयर इज नो डिफरेंस एज सीन विद रेस्पेक्ट टू वाटर. जैसा बेटा आपने वाटर में देखा था वैसा ही यहां पर भी है. क्या यहां पर भी है कि अगर आप B1 से B2, B3, B4 जाओगे, प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो TBP1 कम है बेटा TBP2 से, और बेटा वो कम है TBP3 से, और बेटा वो कम है TBP4 से. उसमें तो कोई फर्क नहीं है. ठीक है, अब बेटा मैं आपको बस आई विल कंक्लूड दिस, बट राइट नाउ बेटा मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि आपने एक घर में फिनोमेना देखा होगा बेटा. क्या? देखो बेटा, इससे हमको एक चीज पता चलती है कि अगर आपको लिक्विड से गैस की तरफ देख रहे हो, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो और अब आप चाहते हो कि पानी बॉयल होना चाहिए, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. जरा बेटा जब आप घर जाते हो तो घर में आप खाना पकाते हो और अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाए, जरा बेटा आपकी जो मदर है वो क्या काम करती है, शी जनरली प्रेफर्स टू कुक इन प्रेशर कुकर. अब प्रेशर कुकर ऐसा क्या काम कर देता है कि वो जल्दी में खाना तैयार कर देता है. जरा बेटा सोचो, प्रेशर कुकर में आप क्या करते हो, कंट प्रेशर को इंक्रीज कर देते हो. व्हाट यू डू इन प्रेशर कुकर, आप प्रेशर को क्या करते हो, इंक्रीज. अगर बेटा प्रेशर कुकर में प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो जरा दिमाग लगाओ, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उसमें जब आप पानी डालते हो ना, पानी में सब्जी डालते हो, तो जाहिर सी बात है बेटा सब्जी तब पकती है अगर पानी उबलना चालू करेगा. ठीक, तो उबलने का मतलब लिक्विड से वेपर में जाना है, लेकिन चूंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बेटा, जरा सोचो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में. लेकिन जब प्रेशर बेटा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, जरा बॉइलिंग पॉइंट को क्या होता है, इंक्रीज. मतलब बेटा अब अगर आपने प्रेशर कुकर यूज किया, चूंकि प्रेशर इंक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी तो इंक्रीज हो गया. मतलब अब पानी बॉईल करने के लिए ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है. और बेटा अगर उसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली, खाना भी तो जल्दी जल्दी पक जाएगा. इजंट इट? आप बेटा क्या काम करो, व्हाट यू डू, आप प्रेशर कुकर का जो लिड होता है उसको ओपन रखो. यू कीप दैट वाटर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर. आप उसके ऊपर वो ढक्कन मत रखो बेटा. अब आप देखो बेटा, उसको हीट करो, खाना बनाओ, और फिर एक और सिचुएशन लो जहां पर आप क्या काम करो, प्रेशर कुकर के ऊपर लिड लगा दो. आप देखोगे बेटा जब आपने लिड लगा दी ना, आपने प्रेशर इंक्रीज कर लिया, प्रेशर इंक्रीज किया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसमें खाना जल्दी तैयार, एज कंपेयर टू जब वो प्रेशर कुकर ओपन सिचुएशन में है, तब जाकर खाना बनने में टाइम लग जाएगा. क्यों बेटा? बिकॉज अगर आप देखोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम. बॉइलिंग पॉइंट कम है बेटा, तो सोच समझ के देख लो, आपको हीट भी कम देनी पड़ेगी. जब हीट कम देनी पड़ेगी बेटा, जाहिर सी बात है खाने को बनने में भी टाइम लग जाएगा. लेकिन जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया, तो पानी बॉयल करने के लिए ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, आपका खाना भी जल्दी जल्दी पक जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट फेज इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड फेज डायग्राम. प्लीज बेटा डू कमेंट कि क्या आपको ये अच्छे से समझ में आया. और अगर आपके पास कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट इन व्हाटसोएवर कंटेंट दैट आई टॉट यू टुडे, तो बेटा आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं. मेरा मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इवन यू कैन पोज योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज. बट आई होप बेटा कि जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. देयर वोंट बी एनी कन्फ्यूजन, एंड इफ देयर आर स्टिल सम कन्फ्यूजन, आप चाहो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, या फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. होपफुली बेटा अब आप अच्छे से पढ़ोगे, अपने क्वेश्चंस ट्राई करोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी लेवल के क्वेश्चंस बेटा हम मिलकर प्रैक्टिस करेंगे. एंड इंशाल्लाह दिस विल प्रूव वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू in your future examination. So keep studying hard, don't lose hope. Inshallah everything will be fine. Thank you all.